जय हिंद दोस्तों। मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका इग्नू स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसका जो कोर्स कोड है BHIC 133 का यूनिट नंबर 2 हम दोस्तों आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 2 में क्या आपका मुख्य टॉपिक है आज का, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, उसका प्रसार कैसे हुआ, उसको सुदृढ़ीकरण कैसे मिला है ना, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखो, ये यहाँ पे इस यूनिट के अंदर दोस्तों इसका पूरा का पूरा सुदृढ़ीकरण, इसके अंदर क्या मंगोल समस्या रही और भारत में तुर्की विजय के क्या राजनीतिक परिणाम, या उसके अलावा खिलजी वंश का शासन विस्तार, तुगलक वंश का शासन विस्तार, एंड इसमें राज्य का पूरा नेचर के बारे में देखेंगे कि भाई कैसे राज्य की क्या प्रकृति रही इसमें, है ना, दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बारे में। क्योंकि इससे पहले हम इसमें जो भारत के अंदर जो भारत का इतिहास का जो मध्यकाल अगर हम माना जाए असलियत रूप में, तो कहाँ से होता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही मध्यकाल की शुरुआत भी मानी जाती है, अगर पूर्व मध्यकाल को छोड़ दे। पूर्व मध्यकाल जिसमें कि बहुत सारे राज्य उसमें शासन कर रहे थे, वो क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे कि, है ना, मालवा, मालवा का क्षेत्र पे, मालवा का क्षेत्र था, है ना, उस पे कलचुरी चेदी शासन कर रहे थे। इधर गुजरात में चालुक्य लोग शासन कर रहे थे, है ना, और इधर दक्षिण में चोल थे। और इधर उत्तर भारत की अगर बात की जाए, त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था, बंगाल में पाल थे, कन्नौज में जो प्रतिहार थे, या दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, इनका तीनों का जो यहाँ पे एक वो चल रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य थे जो क्षेत्रीय राज्य थे, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से, मतलब अगर पूर्व मध्यकाल की बात है वहाँ पे पढ़ना होता है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, यहाँ से देखो एक नया ही साम्राज्य स्थापित होता है, एक मुस्लिम साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना के तहत स्थापित होता है दोस्तों। कौन सा, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात की जाए मुख्य तौर पे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने लायक है, या कौन कौन से टॉपिक मुख्यतः दिल्ली सल्तनत में पढ़े जाते हैं, वो 5 वंश यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और लास्ट लोधी वंश। ये 5 वंश हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में इसमें देखेंगे कि आपका सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिकों पे चर्चा की गई है, उसको विस्तार से दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। मंगोल समस्या के बारे में इसमें बात की गई है कि भाई जैसे इल्तुतमिश के शासनकाल में भी मंगोल समस्या होती है, और हम पढ़ते हैं मंगोल समस्या के बारे में सबसे ज़्यादा, भाई मंगोल आक्रमण किसके समय में हो, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस शासक के समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। तो वो देखते हैं अभी दोस्तों, नेक्स्ट नीचे अपना जो जो अपना पॉइंट है इसमें उसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना से उस टॉपिक का पूरा राजनीतिक मानचित्र आपके माइंड में छप जाएगा दोस्तों। तो प्रस्तावना देखो, सबसे पहले की प्रस्तावना में क्या दिया गया है। इसमें प्रस्तावना में बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि भी 10वीं सदी से पहले जो एक एशिया महाद्वीप की जो खानाबदेश जो जनजाति थी, ये कहाँ रहती थी, पूर्व में, और उसके बाद ये पश्चिम में अपना गमन कर गई। पश्चिम में देखो, सबसे पहले आप देखिए कि महमूद गजनवी भारत पे आता है, और महमूद गजनवी के बारे में बोला जाता है कि भाई भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। कौन, महमूद गजनवी। और भारतीय जो शासक यहाँ थे उस समय में, कुछ प्रतिहार शासक थे, कुछ गहड़वाल शासक थे, कुछ अन्य जो शासक थे, उनके सामने महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है उनको पराजित करता है, और भारी लूटपाट महमूद गजनवी यहाँ पे मचाता है दोस्तों। तो लूटपाट का अगर उद्देश्य से देखी जाए तो महमूद गजनवी के समय में ही शुरू हो गई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से 100 साल पहली घटना है ना। महमूद गजनवी ने भारत पे काफी बार आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की अगर बात की जाए, वो तो मोहम्मद गोरी के समय में, मोहम्मद गोरी जब 1176-78 में आता है, तो चालुक्य शासक भीम के साथ इसका आक्रमण होता है, और भीम इसको पराजित कर देता है। किसको, मोहम्मद गोरी को। लेकिन ये अपने देश वापस जाता है और तैयारी को बनाए रखता है, और रेगुलर अपनी तैयारी करता है, लगातार अभ्यास करता है। इधर फिर जब 1191 में मोहम्मद गोरी भारत में आता है, और मोहम्मद गोरी 1191 में आके
उसके दो लड़ाई भारत में वो लड़ता है, किस किस के साथ, 1191 और 1192 की त्राइन की जो लड़ाई लड़ी जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात याद विशेष तौर पर रखनी है कि मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान जिसके साथ लड़ाई हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम था, सेकंड था या तृतीय था, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था और ये किसका पुत्र था, सोमेश्वर का, सोमेश्वर तृतीय का पुत्र था ये। इसके साथ मोहम्मद गोरी की लड़ाई होती है। तो ये जो इसकी त्राइन की जो लड़ाई होती है, पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी पराजित होता है, लेकिन दूसरी लड़ाई में 1192 की लड़ाई में ये इसको पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मार डालता है। ठीक है। उसके 2 साल बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध किसके साथ होता है मोहम्मद गोरी का, वो होता है जयसिंह के साथ में। किसके साथ में, जयचंद के साथ में, जयचंद के साथ में। ये जयचंद कौन से वंश का शासक था, ये था गहड़वाल वंश का शासक। जयचंद कौन से वंश का शासक था, ये था दोस्तों गहड़वाल वंश का शासक था। ठीक है। तो ये 2-3 लड़ाइयाँ लड़ती है। जब इसके बाद ये मारा जाता है मोहम्मद गोरी, जब वापस अपने देश जाता है और इसको खोकर मार देती है, जो खोकर एक जाति थी, तो उसके बाद गद्दी पे बैठ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक से ही जो यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो चेंज हो जाती है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का प्रसार शुरू हो जाता है। यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश की स्थापना इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था। तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है और 5 वंश यहाँ पे चलते हैं। तो 1206 से लेके 1290 की अगर बात की जाए तो वो होते गुलाम वंश। कौन से वंश थे, गुलाम वंश थे दोस्तों यहाँ पे ना। तो अगर बात देखो 1206 और 1290 के बीच में ये बात दे रखी है, इसमें बताया गया है कि 1206 और 1290 के बीच का जो समय था वो बिल्कुल ही चुनौतियों से भरपूर रहा। चुनौतियों से भरपूर इसलिए रहा क्योंकि जब मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है, इसके समय में भी ताजुद्दीन एल्दोज और कुबाचा, दो व्यक्ति, ताजुद्दीन एल्दोज और कुबाचा, ये दो व्यक्ति गद्दी पर बैठने के लिए लायक थे क्योंकि ये तीनों में इनको तीनों को बराबर का दर्जा मोहम्मद गोरी के द्वारा दिया गया था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो बाद में शासक बनते हैं वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इन दोनों से भी उन्होंने चुनौतीपूर्ण निपटना था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किससे, ताजुद्दीन एल्दोज और कुबाचा से। ठीक है। और इधर राजपूतों से संघर्ष भी इसको करना था। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। तो ये अगर संघर्ष की बात की जाए इन तीनों के बीच में आपसी एक संघर्ष मतलब जो चला, और उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी के द्वारा ये तो गवर्नर नियुक्त किया गया ही था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी बात इसने कभी भी, आपको ध्यान रखना, कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और कभी गद्दी पर नहीं बैठा। सुल्तान की, बादशाह की उपाधि धारण नहीं की। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी गद्दी पर नहीं बैठा। और जो अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ पे रखी, वो लाहौर में रखी। और कभी भी अपनी राजधानी इसने दिल्ली में स्थानांतरित नहीं की। और राजधानी की अगर स्थानांतरित की बात की जाए तो पहली बार दिल्ली में अपनी राजधानी स्थानांतरित किसने की थी, वो की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश ने। और अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो एक खेल था चौगान, पोलो, जो घोड़े पर खेला जाता है। घोड़े पर खेलते हुए, चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी। किसकी मृत्यु, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। कौन बनता है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बनता है। और इल्तुतमिश के समय में अगर आप मुख्य बात देखोगे तो उसके समय में मंगोल आक्रमण, पहला मंगोल आक्रमण किसके समय में होता है, इल्तुतमिश के समय में होता है। ये इसका, इल्तुतमिश क्या था, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश लगता था। ठीक है। अब ये इसने अपनी राजधानी भी दिल्ली परिवर्तन कर ली थी। और इसका अगर शासन पीरियड की बात की जाए इल्तुतमिश की, वो था दोस्तों 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया। किसने, 1210 से 1236 तक, किसने, इल्तुतमिश ने।
और इसने जो समस्या जो इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने थी, नसरुद्दीन को बादशाह की और एलदोज की, उन दोनों से निपटाया और उन दोनों को एक ने आत्महत्या कर ली और एक को पराजित कर दिया। एक मकबरा कहाँ है पे इनका? बंदायू में। कहाँ पे है? बंद आयु में मकबरा है इनका, है ना। इसके समय में अगर बात की जाए इल्तुतमिश के समय में, तो किस मंगोल का आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय में? आपसे डायरेक्ट उस मंगोल आक्रमणकारी का नाम भी यहाँ पे दोस्तों पूछ लिया जा सकता है। तो उसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। तो यहाँ चंगेज खान ने क्यों आक्रमण किया था इसके समय में? क्योंकि इसके समय में जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत में आया था और डायरेक्ट उसने भारत पे आक्रमण इल्तुतमिश के समय में नहीं किया था, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए, क्योंकि इसका पुत्र जो था पंजाब में उसने शरण ले रखी थी और पंजाब में जब शरण ली उसने अपना दूत इल्तुतमिश के पास भेजा तो इल्तुतमिश ने उसके दूत से मना कर दिया मिलने से। इल्तुतमिश ने उसके दूत से मना कर दिया मिलने से और बोल दिया कि आपके लिए भारत की जलवायु उपयुक्त नहीं है, और वापस वो अपने देश मतलब अपने उधर पंजाब में चला गया। और ये यहाँ पे मंगोल जो आक्रमण था जो उत्तर पश्चिम की तरफ से जो आ रहा था उसको असफल कर दिया। अपनी कुशासन मतलब सुशासन तो अपनी सुबुद्धि से, किसने? इल्तुतमिश ने, है ना। इधर बात की जाए इसकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, तो गुटबाजी और जो कलह थे बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया दोस्तों। और उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में उसका जो पुत्र था उस वो गद्दी पे बैठा। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। अब इल्तुतमिश ने एक वो अपना वो चलाया था कि चालीसा का निर्माण कराया था। 40 सदस्य होते थे जिनका अपना शासन में बहुत मुख्य किरदार होता था, जिनको हम तुर्कान ए चिहालगानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चिहालगानी भी बोलते हैं, जो 40 सदस्य होते थे, है ना। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कई सारे शासक गद्दी पे बैठते हैं, क्योंकि 1235-36 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठता है, लेकिन वो अपना उत्तराधिकारी किसको बना के गया था इल्तुतमिश? वो बनाया था रजिया सुल्तान को। किसको बनाया दोस्तों? रजिया सुल्तान को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद जब उसकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन रजिया को चहलगानी यानी चालीसा के सदस्य स्वीकार नहीं करते दोस्तों। और स्वीकार नहीं करते तो उसको युद्ध करना पड़ता है और कुछ जो अमीर थे उनको अपनी तरफ मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो इन परिस्थितियों के बारे में देखो भाई क्या मुख्य मुख्य परिस्थिति रही। और इसके बाद फिर जैसे ही नसरुद्दीन ये रजिया सुल्तान 1236 से 1240 4 साल रहती है। उसके बाद बहराम शाह और फिर मसूद शाह ये शासक बनते हैं। लेकिन मुख्य शासक अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश में मुख्य शासक कौन रहा दोस्तों? मुख्य शासक रहता है बलबन। कौन? बलबन। 1265 में जो गद्दी पे बैठता है और 1286 तक गद्दी में रहता है, ठीक है। अब देखो 1265 में ये आपके सामने है कि 1265 में बलबन के सिंहासन रोहण के साथ ही सल्तनत को एक लोहो इच्छा शक्ति वाला शासक प्राप्त हुआ। लो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। और बलबन ने दो उद्देश्य निर्धारित किए। कौन कौन से दो उद्देश्य निर्धारित किए? कि भाई दरबारी उत्सवों की शान शौकत के द्वारा ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करना तथा शासनिक परंपराओं का पालन करना, जिसका शासन का स्थान आम जनता में विशिष्ट हो और सुल्तान उनके लिए भय का प्रतीक बन सके, ठीक है भाई। और दूसरा देखो तुर्कों की शासन को तुर्कों की शक्ति को सुदृढ़ करना, विद्रोह का दृढ़ता के साथ दमन करना और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त करना। रक्त और लोह की नीति किसने चलाई थी? रक्त और लोह की नीति ये चलाई थी बलबन ने। सिजदा और पाबोस किसने चलाया था? सिजदा और पाबोस चलाया था बलबन ने। सिजदा और पाबोस में क्या होता था? सिजदे और पाबोस में घुटनों के बल पे टेक के उनको मतलब माफी मांगनी पड़ती थी, है ना। किसके सामने? राजा के सामने। राजा कौन? मतलब बलबन, ठीक है। अब बलबन की मृत्यु के बाद सिंहासन फिर एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया बलबन की मृत्यु के बाद, क्योंकि उसका जो पुत्र था
बलबन ने अपना जो पुत्र था मोहम्मद, उसके पुत्र को खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया था। लेकिन जो अमीर लोग थे वो किसको गद्दी पे बैठाना चाहते थे? वो बुगरा खान के पुत्र कैकोबाद को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, है ना। कई वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा और 1290 में फिर इन्होंने खिलजी वंश का जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी, वो गद्दी पर सफलता पाई और खिलजी वंश की स्थापना यहाँ से स्टार्ट हो गई। कब से खिलजी वंश की स्थापना कब से हुई? 1290 से। लेकिन 1296 यानी कि 6 वर्ष तक इस गद्दी संभाली और इसके भतीजे के द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका वध कर दिया गया। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। किसका दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया गया, इसको गद्दी से उतार दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो मंगोल समस्या के बारे में। मंगोल समस्या क्या थी, है ना। देखो मंगोल समस्या के बारे में सबसे पहले मंगोल जो आक्रमण आता था वो सबसे पहले उत्तर पश्चिम से होता था दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंगोल जो आक्रमण भारत पे होता था वो कहाँ से होता था? उत्तर पश्चिम सीमा से होता था मंगोल आक्रमण, है ना। और हिंदू कुश पर्वत द्वारा विभाजित काबुल गजनी गंधार रेखा पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण न केवल प्राकृतिक सीमाओं के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण था, अपितु यह एक सत्य थी कि मार्ग भारत को उसका सबसे बड़ा सिल्क मार्ग से भी जोड़ता था। ये मार्ग अपना बहुत मुख्य मार्ग तो था ही, उत्तर पश्चिम वाला मार्ग। आपने देखा आधुनिक भारत में भी जो ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे पानीपत में, करनाल में, है ना, इधर पंजाब में, तो ज़्यादातर क्योंकि लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो ज़्यादातर आक्रमण जो होते थे वो उत्तर पश्चिम सीमा से ही होते थे। कहाँ से? उत्तर पश्चिम सीमा से ही वे आक्रमण होते थे। निजामी साहब ने कहा है कि सल्तनत के द्वारा मंगोल खतरे को कि अपनी ओर अपनाए गए दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पृथकता, तुष्टीकरण और विरोध। पृथकता, तुष्टीकरण और विरोध। और इल्तुतमिश ने कौन सी नीति को अपनाया? पृथकता। क्योंकि इल्तुतमिश ने देखो पृथकता नीति इसलिए जो चंगेज खान का आक्रमण जो हुआ था मांगबरनी, क्योंकि भारत में आ गया था उसका पीछे करते हुए चंगेज खान, तो उसने पृथकता की नीति को अपनाया। उसने उसको यहाँ पे शरण नहीं दी। शरण नहीं दी तो आक्रमण भी नहीं हुआ, मतलब कोई भी मंगोल हमला यहाँ पे नहीं हुआ और उसका राज्य का अंत हो गया। किसका? मंगोल ने ख्वारिज्म जो साम्राज्य था उसका अंत कर दिया, तो इसने उनको शरण नहीं दी। तो अगर बात की जाए ये थी इल्तुतमिश की, ठीक है। इसके बाद में और अन्य के बारे में देखो भाई, अगर बात की जाए बलबन के बारे में, दिल्ली सल्तनत की नीति में ज़्यादातर जो परिवर्तन हुआ किसके समय में हुआ? बलबन के समय में हुआ। कुल मिलाकर यह विरोध का समय था। बलबन जो है अधिकतर समय दिल्ली में ही रहा और उसकी मुख्य जो ताकत थी मंगोलों को रोकने में लगी रही और उसने उनको व्यास नदी से दूर रखने में भी सफलता प्राप्त की। बर्नी लिखता है कि भाई तामार खान और आदिल खान जैसे कुलीनों ने बलबन को मालवा का एवं गुजरात पर आक्रमण करने का सुझाव दिया और उसे प्रसारवादी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी। ठीक है। तो बलबन क्या उत्तर देता है कि भाई जबकि मंगोल ने इस्लाम की संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया है, लाहौर को नष्ट कर दिया है और उसे आधार बनाकर प्रत्येक वर्ष हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, तब मैं अपनी राजधानी को कैसे छोड़ सकता हूँ। मंगोल निश्चय ही इस अवसर का लाभ उठाते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे और दोवाब को रोध डालेंगे। अपने ही राज्य में शक्ति रखना और शक्ति को सुदृढ़ करना दूसरे देशों के क्षेत्रों पर आक्रमण करने से कहीं बेहतर है, जबकि स्वयं का राज्य असुरक्षित हो। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है बलबन का। किसका कथन है? बलबन का ये कथन है। किसके बारे में? मंगोलों के बारे में। तो सबसे ज़्यादा मंगोल जो आक्रमण हुए मैंने आपको बताया कि इसके समय में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। और उसके बाद अगर मंगोल आक्रमण की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में एक मंगोल आक्रमण हुआ और एक मंगोल आक्रमण जो हुआ था शीर मुगल और तमसरीन खान के नेतृत्व में, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। और इसके बाद फिरोज तुगलक के समय में
एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है भाई, भारत में तुर्की विजय के क्या राजनीतिक परिणाम रहे। तुर्कियों ने अपनी राजधानी यहाँ पे अपनी सत्ता कायम कर ली। अब सबसे बड़ा परिणाम क्या रहा, वो था सामंती एवं बहुकेंद्रीय राजनीति का स्थान एक ऐसी केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था ने ले लिया जिसके अंतर्गत राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। अब यहाँ पे जो शासन शक्ति जो थी, जो मुख्य जो भागीदार था शक्ति में, वो कौन था, राजा था। कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, है ना। और जिस मुख्य संस्था के कारण सल्तनत संभव हो सकी वह इक्ता व्यवस्था थी। देखो इक्ता क्या था, इक्ता एक आवंटन था। इक्ता एक आवंटन था, नगद के बदले ये इक्ता उनको दे दी जाती थी और अपना वो खर्च इक्ता यानी कि भूमि से निकालते थे। इक्ता व्यवस्था किसने शुरुआत की थी, ये की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने इसने शुरुआत की थी सल्तनत काल में, है ना। भाई हम इसकी विशेषता देखो इक्ता की, है ना, इक्ता की क्या क्या विशेषता थी। भाई इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा के अधिकारियों को राजस्व एकत्रित करने और सेना एवं अश्व जो रोही थे, घोड़े जो रखते थे, उनके रखरखाव के लिए भूमि क्षेत्र अनुदान दिए जाते थे। मैंने आपको बताया इकता एक क्षेत्र था, भूखंड था, जो आपको नगद वेतन के बदले मिलता था दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद अगर तुर्कों से इन अधिकारियों को क्या बोला जाता, जिनको इक्ता मिलता था उनको मुख्ती बोला जाता। क्या बोला जाता, मुख्ती बोला जाता। और तुर्कों से पहले भी भूमि जो अनुदान था वो प्राप्तकर्ताओं को स्थायी मालिकाना अधिकार प्राप्त थे, किंतु इक्ता के अंतर्गत इनका स्थानांतरण होता रहता था और एक विशेष स्थान पर आमतौर पर वे 3 या 4 वर्ष तक ही रहते थे। ये इक्ता की विशेषता थी। अगर संपूर्ण सल्तनत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें क्या प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था अनुदान प्राप्तकर्ता को केंद्रीय सत्ता पर काफी हद तक निर्भर बना देती थी। वही केंद्रीयकरण पूरी तरीके से इन्होंने कर लिया, है ना, जो प्रवर्ती राजनीतिक प्रणालियों में यह संभव नहीं था। और जहाँ पर यह एक राय, राणा और ठाकुर देश की एकता बनाए रखने में असफल रहे। पर वहीं तुर्कों ने अखिल भारतीय स्तर के प्रशासन की स्थापना करने में प्रसार सफलता प्राप्त की, है ना। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन आपने देखना है। खिलजी शासन का प्रसार, खिलजी शासन का प्रसार कैसे होता है दोस्तों, देखो खिलजी शासन का प्रसार जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की और जो मुख्य शासक रहा वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तारवादी नीति को पालन किया और कई सारे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किए, कई सारे अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए, जैसे कि गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालोर। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालोर, ये उत्तर भारत के कुछ अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे। और उधर दक्षिण के अगर अभियान की बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो थी दोस्तों देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडे। कौन कौन से दोस्तों, देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडे, ये कुछ स्थल थे जहाँ पे दक्षिण में इन्होंने विस्तार किया। मलिक काफूर जो विस्तारवादी नीति को इनको बढ़ाया, ये एक हिजड़ा था और इसको गुजरात यानी कि अभियान के तहत अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, ठीक है दोस्तों। और इसके शासनकाल की बात की जाए तो 1296 से 1316 तक इसने शासनकाल अपना पीरियड, ठीक है, निभाया। देखो खिलजी राजवंश के दिन दिल्ली सल्तनत की अधिकतम सीमा, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भारतीय मैप था, ये इसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर इतना पार्ट इसमें आता था, यानी कि देवगिरी वारंगल तक ये इसमें आता था। देखो इसमें पश्चिम और मध्य भारत में इनकी विजय बता रखी है। पश्चिम और मध्य भारत का मतलब है गुजरात में, रणथंबोर में, चित्तौड़ में, मालवा में, सिवान में, जालोर में, ये अकबर की विजय है कि अकबर ने कहाँ कहाँ पे विजय प्राप्त की थी और कौन कौन से शासक वहाँ पे थे दोस्तों, ठीक है। और ये दक्षिण की है, मैंने आपको दक्षिण का बताया भाई, गुजरात, वो देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांडे, जो ज़्यादातर अभियान जो कोहिनूर हीरा, जो इसको अलाउद्दीन खिलजी को जो कोहिनूर हीरा मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, वो दक्षिण से तो मिलता है कोहिनूर हीरा।
तो वो दक्षिण विजय किसके द्वारा की गई थी? वो मलिक काफूर के द्वारा की गई थी। और दक्षिण का शासक कौन था? रामचंद्र देव दक्षिण का शासक था। ठीक है। और उस पे दक्षिण के मतलब देवगिरी पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि लंबे समय से जो रामचंद्र देव था, राम रायन जो था, वो वार्षिक नजराना नहीं दे रहा था। और इसलिए ये दक्षिण का जो सैनिक अभियान है मलिक काफूर के नेतृत्व में सौंपा गया। और इसमें उसकी हेल्प सहायता किसने की? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने और अल्प खान ने दोनों ने इसकी सहायता की थी दोस्तों। ठीक है। अगर बात की जाए तुगलक शासन की, भाई तुगलक शासन का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 में गद्दी पे बैठता है और उसके समय में पूरी राजनीतिक जो थी अस्थिरता का काल था। और नए शासक द्वारा तुरंत मतलब पुराना मतलब अब जो नया शासक बनने वाला था उसको अगर प्रशासन में भागीदार बनना था, मतलब अगर प्रशासन चलाना था, तो उसको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता थी। और उसने दूर दराज के प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, है ना। और सल्तनत का जो प्रभावशाली जो नियंत्रण था वो केंद्रीय भाग तक ही सिमट कर रह गया था। और जो प्रशासनिक जो तंत्र था वो पूर्णतः पंगु हो चुका था और खजाना भी बिल्कुल खाली हो चुका था दोस्तों। तो अगर बात की जाए तुगलक शासन की, इन्होंने दक्षिण भारत पे अभियान किए, पूर्वी भारत पे अभियान किए, उत्तर पश्चिम में इसने अभियान किए। तो इनमें अगर मुख्य शासक की बात की जाए तो मुख्य जो शासक हुआ वो हुआ दोस्तों, कौन कौन दो शासक हुए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, ये दो मुख्य इसमें शासक दोस्तों हुए हैं यहाँ पे। इन दोनों का आपको पढ़ना है। एक के समय में शीर मुगल के समय में इसका मंगोल आक्रमण हुआ है और फिरोज तुगलक के समय में एक भी आक्रमण नहीं हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अगर राजनीतिक की बात की जाए 1325 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है और कई सारे परिवर्तन वो करता है, जैसे कि राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करता है। और इसके अलावा सिक्कों का प्रचलन दोबारा से मतलब दूसरे तरीके से, है ना, सिक्कों का नए तरीके से प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक करता है। ठीक है। और दोआब के में कर वर्दी, ये कुछ उसके यहाँ पे उन्हें आर्थिक राजनीतिक चेंजिंग उसने किए, लेकिन वो हमेशा असफल यहाँ पे दोस्तों रहता है। ठीक है। तो ये आज का इसका जो चैप्टर में दोस्तों कुछ राजनीतिक जो विस्तार था इसमें थोड़ा सा वो हमने आज देखा। और ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।